Hello everyone, I'm back with another video and today's topic is homolytic and heterolytic bond fission. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें कितनी तरह के फिज़न होते हैं और वो किस किस तरीके से होते हैं। फिज़न को सिंपल मतलब में समझाएं तो फिज़न का मतलब होता है टूटना। अब आपको जैसे पता होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे मानो ए बॉन्ड बी है, ठीक है, तो ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इक्वल यानी कि बराबर साझेदारी की वजह से ये बना ए बी। क्या बनेगा? ए बी। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना ये किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रॉन की इक्वल साझेदारी की वजह से बना। अब इसी कोवलेंट बॉन्ड को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं वो कहलाता है फिज़न। अब कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके से फिज़न हो सकता है, या कहें कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। पहला तरीका होता है होमोलिटिक फिज़न, दूसरा तरीका होता है हेटेरोलिटिक फिज़न। होमोलिटिक फिज़न को हम होमोलाइसिस भी कहते हैं, यानी कि जो होमोलिटिक फिज़न की प्रोसेस है उसे बोलेंगे होमोलाइसिस, और जो हेटेरोलिटिक फिज़न है उसे बोलेंगे हेटेरोलाइसिस। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, होमो का मतलब होता है सेम यानी कि समान, ऐसे ही हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट यानी कि अनइक्वल, यानी कि जो बराबर ना हो, असमान हो। तो जो फिज़न होता है, जो बॉन्ड टूट रहा है, अगर वो दो बराबर हिस्सों में टूट रहा है, इक्वल तरीके से टूट रहा है, तो वो कहलाएगा होमोलिटिक फिज़न, मतलब समान तरीके से टूट रहा है, इसलिए उसे कहेंगे होमोलिटिक फिज़न। लेकिन अगर कोई बॉन्ड, कोई कोवलेंट बॉन्ड असमान तरीके से टूट रहा है, या फिर कहें कि अनइक्वल पार्ट्स में टूट रहा है, तो उसे कहेंगे हेटेरोलिटिक फिज़न। उसके बाद होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस किस बेसिस पे दिए गए हैं इन्हें नाम? होमो का मतलब हमें पता चला समान, हेट्रो का मतलब हमें पता चला असमान यानी कि अनइक्वल। इंग्लिश मीनिंग में जो लाइसिस होती है, इंग्लिश डिक्शनरी में जो लाइसिस होती है उसका मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जो टूट रही हो, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ हिस्सा टूट रहा हो। लाइसिस मतलब होता है टूटना या अलग अलग होना। तो होमोलाइसिस मतलब ऐसा टूटना जिसमें बराबर हिस्सों में बंटवारा हो रहा हो, और हेटेरोलाइसिस मतलब ऐसी प्रोसेस में टूटना जो अनइक्वल पार्ट्स में हिस्से हो रहे हो। अब देखते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न में क्या होता है और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिज़न में क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न। होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इक्वल तरीके से टूट रहा है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। किसकी? फ्री रेडिकल फॉर्म होता है या फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड प्रेजेंट हो, यानी कि मान लो ये ए है और ए पे ये हमने डॉट लगा दिया, तो ये डॉट दिखा रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट है, इसलिए ये कहलाएगा फ्री रेडिकल। तो जो होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न होता है वो इस तरीके से होता है कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड इस तरीके से टूट रहा है कि जो दोनों एटम उस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो अपने अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएं। यानी कि अगर हम कहें कोई कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड ए बी, तो इसमें अगर होमोलिटिक फिज़न हुआ है तो किस तरीके से टूटा होगा? ए प्लस बी। ये जो बॉन्ड मिलकर, ये जो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना रहे थे वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास पहुंच गए। तो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिज़न, इन दिस bond fission, atoms are separated with their
ओन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? होमोलाइसिस। तो होमोलाइसिस में जो कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है वो किस तरीके से टूट रहा है कि वो कोवलेंट बॉन्ड जिन दो एटम के बीच है वो एटम अपने अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करेंगे। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये रहे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, ये रहा बी, इसमें हुआ होमोलिटिक फिजन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये हुआ होमोफिजन। तो ए प्लस बी यानी कि ये दोनों क्या बने? फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स कौन सी सब्सटेंसेस हुए? तो फ्री रेडिकल ऐसी स्पीसी है, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसा एटम जिसके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ध्यान रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल फ्री रेडिकल के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये हो गया CH3 और कार्बन पर एक डॉट लगी हुई है, तो ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ? मिथाइल फ्री रेडिकल। सिमिलरली अगर मैं कहूँ C6H5 होल थ्राइस C और इस पे है एक डॉट, तो ये कैसा हुआ? ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। देखो ट्राइफिनाइल, जो फिनाइल वाला ग्रुप है वो कितनी बार जुड़ा है? 3 बार, तो हो गया ट्राइफिनाइल। और ये क्या है? कार्बन के लिए हमने क्या यूज़ किया? मिथाइल। क्यों? क्योंकि देखो अगर मिथाइल वाले फ्री रेडिकल में 3 H की जगह मैं ये वाला ग्रुप लगा दूँ 3 बार, तो वही हो गया कि जो मिथाइल है उससे हमने ट्राइफिनाइल मिथाइल बनाया है। देखो जो फ्री रेडिकल होते हैं उन्हें हम एक और मतलब कई तरीकों से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाना है, तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल मैं सनलाइट की प्रेजेंस में भी बना सकती हूँ। क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये है Cl बॉन्ड Cl, ठीक है। अगर मैं सनलाइट की प्रेजेंस दूँ तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाता है और Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बन जाता है, या कहूँ 2Cl फ्री रेडिकल बन जाते हैं। इसी तरीके से एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं गॉमबर्ग्स मेथड। गॉमबर्ग्स मेथड, इसमें क्या होता है कि जब ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड मर्क्यूरी या फिर सिल्वर के साथ बेंजीन सॉल्यूशन में कई दिन के लिए रखा जाता है तो एक फ्री रेडिकल बनता है जिसका नाम होता है ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या करा हमने इसमें? ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड को शेक किया, प्लस शेक किसके साथ? मर्क्यूरी या फिर Ag के साथ इन बेंजीन सॉल्यूशन फॉर सेवरल डेज, यानी कि कुछ दिन के लिए। तो कुछ दिन के लिए अगर ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड को मर्क्यूरी या सिल्वर को बेंजीन सॉल्यूशन के साथ शेक करूं कुछ दिन के लिए, तो बनता है फ्री रेडिकल, बनता है फ्री रेडिकल। और कौन सा? ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। इसकी रिएक्शन देखते हैं। C6H5 होल थ्राइस CCl, ये क्या है हमारा? ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड दिस। इसको अगर मैंने Ag के साथ सॉल्यूशन वो शेक किया बेंजीन सॉल्यूशन में, तो जो फ्री रेडिकल बना वो बना ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या फिर हेट्रोलाइसिस। तो जैसे हम लिख लेते हैं एक बार हेट्रोलाइसिस। तो हेट्रोलाइसिस में क्या होता है? जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इस तरीके से टूट रहा है कि दोनों हिस्से बराबर ना हो, यानी कि एसिमेट्रिकली हमारा कोवलेंट बॉन्ड फिजन हो रहा है।
तो इसमें क्या होता है कि जब वो अनइक्वल तरीके से टूट रहा है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम के साथ चले जाएंगे और जो दूसरा एटम होगा उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लो C और X के बीच था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए मैंने तीनों अलग बॉन्ड भी दिखा दिए। उसके बाद सोचो, मतलब मानो इसमें हो रहा है हेट्रो बॉन्ड फिजन। तो क्या हुआ कि ये जब बॉन्ड टूटा दो एटम के बीच तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे जिससे बॉन्ड बना हुआ था वो दोनों इलेक्ट्रॉन का ये जो X है इसके पास चले गए और कार्बन के पास कोई भी चीज़ नहीं आई। तो उससे क्या होगा कि जो कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो X है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो X के पास चले गए तो X के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, मतलब एफिशिएंट हो गया ये इलेक्ट्रॉन, या कहो X के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। और साथ में जो कार्बन था उसे अपना इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिला तो उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, या कहें कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो हमने इससे क्या समझा कि हेट्रोलाइसिस में या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हुआ क्या? फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी कि एक कैटायन बन रहा है और एक एनाइन बन रहा है। अब इसमें खासियत ये है कि ये आया कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो स्पीसी बनती है उसे कहते हैं कार्बोनियम आयन, और जब भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो बनता है कार्बनायन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोनियम आयन और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन। तो हुआ क्या कि जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है उससे असल में हमें क्या क्या मिलता है? या तो कार्बोकैटायन मिलता है या फिर कार्बनायन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के फिजन में, मतलब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में, जो बॉन्ड है वो अनइक्वल तरीके से टूट रहा है, जिसकी वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो किसी एक एटम के पास चला जाता है और उसकी वजह से कार्बोनियम आयन या फिर कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है। तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है दोनों तरीके के फिजन में, कि जो होमो का तरीके का बॉन्ड फिजन था उसमें हमारा फ्री रेडिकल बन रहा था, और जो हेट्रो बॉन्ड फिजन था उसमें बने हमारे कार्बोनियम आयन या फिर कार्बन आयन। अच्छा, कार्बोनियम आयन की जगह आप इसे कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज़ है। या तो कार्बोनियम आयन कह सकते हैं या फिर कार्बोकैटायन। तो क्या बनता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में? कार्बोकैटायन या फिर कार्बोएनाइन, और होमोलिटिक फिजन में बनता है फ्री रेडिकल। तो यही था हमारा होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन किस तरीके से होता है, यही पूरा हमने इस वीडियो में समझा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ आया होगा।